हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के शास्त्र मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 11 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो जो भी हमसे पहली बार जुड़े हैं तो उन्हें बता दें कि इससे पहले मैं 10 साइंस में 10 चैप्टर की और वीडियो बना चुका हूँ। तो जिसको भी वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और ये सुपर टेट ही नहीं, जो भी जिन कंपटीशन में भी सामान्य विज्ञान आता है तो उस सब में ये मेरा वीडियो उपयोगी है, ठीक है ना। तो चलते हैं चैप्टर 11 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हम बताएंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण शब्द जो है आपका वो दो शब्दों से बना हुआ है, परिधन आवरण। परे माने चारों तरफ से और आवरण माने घेरा हुआ, यानी जो चीज़ हमको चारों तरफ से घेरे हुए है और हमको प्रभावित भी कर रही है उसे हम कहते हैं पर्यावरण। और प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो हमको प्रकृति ने हमको दिए हैं। जैसे जल है, वायु है, ये किसने दिए हैं? इसे प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है ना। तो जो हमें प्रकृति ने दिए हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब चलते हैं इसके पहले प्रसंग की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जब जहाँ जिक्र पर्यावरण का आता है तो पहला क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1986 में। कब पारित किया गया था? 1986। रट लीजिए आप, 86। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम इको सिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी मतलब इको, ये कह सकते हैं। जो इको शब्द है, इको पारिस्थितिकी, इस शब्द का प्रयोग पहली बार, यानी पारिस्थितिकी या इको शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने इको शब्द का या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल, ठीक है ना। आप हैकल याद रखें, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र, ये पूरा आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का पिता माना जाता है किसको? A.G. टॉन्सले। A.G. टॉन्सले, आप टॉन्सले याद कर लें, A.G. टॉन्सले। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का पिता यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम, यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम के किसे कहा जाता है? तो वो माने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का पिता, यानी A.G. टॉन्सले। किसको कहा जाता है? A.G. टॉन्सले। यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहले किया अर्नेस्ट हैकल ने, और पूरे इकोसिस्टम का फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है आपके? टॉन्सले, ठीक है ना, A.G. टॉन्सले। अब अगला पारिस्थितिकी पिरामिड। ये समझना बात को। ये पारिस्थितिकी, पहले पारिस्थितिकी शब्द केवल, उसका पारिस्थितिकी तंत्र, अब पारिस्थितिकी पिरामिड। ये पिरामिड जिस शेप होती है इसको बोलते हैं पिरामिड, ठीक है ना। ये शेप किसी होती है? पिरामिड। इस तरह बेस होकर के और ऊपर चला जैसे बोलते हैं पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रणेता यानी जन्मदाता कौन थे इस वर्ड के? पारिस्थितिकी पिरामिड। तो ये थे आपके चार्ल्स एल्टन। कौन थे? चार्ल्स एल्टन। किसके? पिरामिड वर्ड आई है, पिरामिड। पारिस्थितिकी साथ में पिरामिड आई है तो आपके एल्टन है। कौन है? एल्टन, चार्ल्स एल्टन। ये 4 प्रश्न है, महत्वपूर्ण है और परीक्षा में लगभग अगर पर्यावरण का प्रश्न आता है कहीं पर तो इन 4 में कम से कम 1 या 2 प्रश्न मिल जाते हैं कि संरक्षण अधिनियम कब बना? 86 में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी तंत्र का पिता कहा जाता है टॉन्सले, और पारिस्थितिकी पिरामिड कि कौन थे? चार्ल्स एल्टन। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके पारिस्थितिकी में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे स्थायी आ जाए
सबसे स्थायी पारसी तंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए आएंगे आपको, तो हमें टिक लगाना है समुद्र, यानी समुद्र है जो आपका सबसे स्थायी पारसी तंत्र है। ठीक है ना? तो सबसे स्थायी पारसी तंत्र में हम नाम देंगे, किसका नाम देंगे? समुद्र का, यानी समुद्र आपका सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, यानी कोई भी पारिस्थितिक तंत्र सही है, यानी पारिस्थितिक तंत्र कई तो इकोसिस्टम कई हो सकते हैं, लेकिन सब में से एनर्जी का मेन स्रोत क्या है? तो एनर्जी का स्रोत क्या है? वैसे हमारे लिए एनर्जी स्रोत क्या है? मेन है हमारा सन, सूर्य, यानी सूर्य ही पूरे संसार को एनर्जी दे रहा है। तो इकोसिस्टम का जो एनर्जी का सोर्स है वो है आपका सूर्य। क्या है आपका? सूर्य। अगला आपका पर्यावरण शिक्षा का पिता, यानी पर्यावरण शिक्षा का पिता किसे कहा गया है? पेट्रिड गेडीज को, यानी पर्यावरण शिक्षा, इसको कह सकते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो एक पिता ऊपर आया है, समझिए, तो अंतर समझिए, वो तो आपका पारिस्थितिक तंत्र का पिता है, यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम टॉन्सले, फादर ऑफ इकोसिस्टम टॉन्सले हैं, लेकिन फादर ऑफ किसके? पर्यावरण से शिक्षा, यानी एनवायरमेंट एजुकेशन। बात एजुकेशन की आ जाए कि पर्यावरण की शिक्षा, कि हमें शिक्षा देनी है किसकी? पर्यावरण की। तो इसके पिता कौन है? तो पर्यावरण शिक्षा का पिता कहा गया है पेट्रिड गेडीज को। किसको? पेट्रिड गेडीज। कौन है? गेडीज। तो ये प्रश्न थोड़ा समझना पड़ेगा इनको, अगर थोड़ा क्लियर नहीं समझा तो आप एक दूसरा उल्टा सीधा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 तो मिलते हैं इसमें, जहां भी पर्यावरण का प्रश्न आता है वहां इनमें से 2 मिलेंगे कम से कम। ठीक है ना? तो वो समझना, ये आपका पारिस्थितिक तंत्र का यानी इकोसिस्टम के फादर हैं टॉन्सले, और ये गेडीज हैं, जो पेट्रिड गेडीज हैं, ये आपके पर्यावरण शिक्षा के पिता हैं। अब चलते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन परत का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता इसको। यहां पर्यावरण क्वेश्चन आता है, वहां ओजोन लेयर का किसी भी रूप में क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेगा ओजोन लेयर का। तो पहले पढ़ते डिटेल में, फिर समझाएंगे ओजोन लेयर क्या है। ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत पृथ्वी की छतरी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके इन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। सर्वप्रथम इसके क्षय का पता फोरमैन ने लगाया। अंटार्कटिका में क्षय की सर्वाधिक समस्या है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है। ये बता पूर्व पढ़ दिया ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत है क्या? देखिए, कई लेयर हैं, हमारी हम जो रह रहे हैं, हम जो समय हैं, वहां से लेकर ऊपर तक कई लेयर हैं एक दूसरे। ठीक है ना? तो इनमें एक लेयर है, उस सारी लेयरों के बारे में हम फिर आगे बात करेंगे। तो उन लेयरों में एक लेयर है आपकी, कौन सी? समताप मंडल। कौन सी है? समताप मंडल। इस लेयर में क्या है? ओजोन परत है पूरी। ठीक है ना? यानी ओजोन भरी हुई पूरी। वो परत क्या करती है कि सूर्य की जो किरणें आती हैं उसमें कुछ हानिकारक विकिरण भी आते हैं, उन्हें बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। और ये बहुत घातक है। अगर लेयर ना हो, अगर सीधी हमारे पास अगर जा जाए तो एक तरह से हमको झुलसा देंगी और हमको कैंसर होने का इसमें प्रबल संभावना है। ठीक है ना? तो ये लेयर क्या करती है? उन हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं सूर्य की, उसको ये एब्जॉर्व कर लेती है, और उसके बाद जो नीचे हानिरहित किरणें नीचे आती हैं, एक तरह से फिल्टर मानिए इसको। फिल्टर हमारे लिए, हमारी सेफ्टी है, ये फिल्टर लगा हुआ है। तो सूर्य किरण उसको, वो जो हानिकारक किरणें हैं सूर्य की अल्ट्रावायलेट, उसको करके और अच्छी किरणों को नीचे भेजती हैं, तो हमको नुकसान नहीं होता है। तो उसमें क्वेश्चन क्या क्या बना? पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो ओजोन परत है ये किस मंडल में है, ये किस परत में, किस मंडल में है? तो ओजोन परत पहली बात आपकी समताप मंडल में है। ठीक है ना? 4 आएंगे, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, एक मंडल और दे देंगे।
तो ओजोन परत है आपकी किसमें, समताप मंडल में। दूसरा, पृथ्वी की छतरी किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है, पृथ्वी छतरी तो है जो हमारी रक्षा कर रही है, तो पूरी पृथ्वी छतरी किसे कहते हैं, तो कहते हैं किसको, ओजोन परत को। तीसरा क्वेश्चन, ये ओजोन परत है क्यों है, मतलब किसे क्या लाभ है, तो ये क्या करती है, सूर्य की परावैंगनिक हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है, तो ऑप्शन होगा परावैंगनिक किरणें। और चौथा क्वेश्चन बनता है इसके क्षय, यानी परावैंगनिक किरण जो ओजोन परत है इसका क्षय हो रहा है, ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ये परत नष्ट हो रही है, बड़ा चिंता का कारण है, ये परत नष्ट हो रही है। तो ये पता किसने लगाया कि नष्ट हो रही है, ये पता लगाया फोरमैन ने। किसने पता लगाया, फोरमैन ने पता लगाया कि जो ओजोन लेयर है उसमें अब छेद हो रहा है, ये धीरे धीरे परत नष्ट हो रही है। पता किसने लगाया, फोरमैन। अगला बनता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा छिद्र कहाँ पर हो गया है ओजोन परत में, तो वो हो गया आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप का ऊपरी क्षेत्र में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है। कहाँ पर, यहाँ पर बर्फ बर्फ है, कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अंटार्कटिका इस जगह पर है, यहाँ पर केवल बर्फ के अलावा कुछ नहीं, यहाँ देखो वहाँ बर्फ बर्फ है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा महाद्वीप है अपने आप में, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में ये बड़ा होल मिला है, ठीक है ना। और ये बड़ा होल क्यों हुआ, क्यों, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ओजोन लेयर में ये छिद्र हुआ क्यों, तो उसका कारण है मनुष्य की विलासिता, मनुष्य का अपना स्वार्थ। मनुष्य ने क्या किया, अपने गर्मी से बचने के लिए उसने घरों में एसी लगाए, फ्रिज है उसके पास, यानी कूलिंग वाली चीज़ें जो चिल्ड करती हैं। अब दिक्कत क्या है कि ये जो हमारी कूलिंग वाली चीज़ें हैं, चाहे आपका फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ये क्या करता है, ये बहुत खतरनाक गैस निकालता है। कौन सी गैस उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं CFC। कौन सी, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो ये गैस क्या करती है, ऊपर जा करके रिएक्शन करके उस ओजोन से क्रिया करती है। जो ओजोन परत मतलब ओजोन गैस ओजोन भरी हुई है, तो ओजोन मतलब O3, ओजोन का सूत्र होता है O3। उससे जो खतरनाक गैस है जिसकी CFC, वो उससे ऊपर जाती है और इसे क्रिया करके उसको नष्ट कर रही है। तो नष्ट कर रही है तो गैस का छिद्र मतलब ऐसी चीज नहीं है कोई कागज लगा हुआ है और कागज में छिद्र हो गया है, ऐसा नहीं है। वो गैस उतनी गैस खत्म हो जाती है, वो जो गैस खत्म हो जाएगी तो एक तरह से वो वहाँ पास हो जाएगी कि हमारी जो किरण है सूर्य की, वो नीचे उस छेद से नीचे आ सकती हैं, खतरनाक किरण, और नीचे आ गई तो बताया कितना नुकसान होगा हमारे शरीर के लिए, कैंसर तक का कारण है वो। तो ये है पूरा ओजोन लेयर के बारे में, अच्छी तरह आपको समझाया कि ओजोन लेयर से कोई एक क्वेश्चन जो आपका अवश्य आता है। तो तीन चीज क्लियर हो गई कि ओजोन परत समताप मंडल में है, पृथ्वी की छतरी के रूप में कार्य करती है, और इसके क्षय का पता लगाया फोरमैन ने, और ये परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, और सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे जिक्र कर रहा था मैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरी मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br, मिथाइल मतलब CH3 और ब्रोमाइड मतलब Br, तो मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हो गया हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, आदि से ओजोन O3 परत प्रभावित होती है। फ्रिज, AC, ये दोनों फ्रिज और AC CFC उत्पन्न करते हैं, यानी फ्रिज और AC इससे हमारी ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल हो गया क्लियर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। ओजोन यानी O3 की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कीन विन ने की थी, यानी ओजोन गैस, जो ओजोन गैस होती है O3, उसकी खोज किसने की थी, क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कीन विन। आप ऐसा करें, जब और किसी का नाम लंबा हुआ करे ना तो अंतिम नाम याद कर लें, जैसे स्कीन विन। और क्यों उसमें ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में अगर आपको विन भी याद रहा, विन भाई अंतिम तो आनी आना है, भले शुरू का ना आए लेकिन अंतिम तो नाम आती आता है अंतिम वाला, तो याद रखें आप स्कीन विन। तो ओजोन खोज किसने की, स्कीन विन, यानी स्किन को जीतने वाला, ऐसा समझ लीजिए, स्कीन विन ने। हानिकारक विकिरण से सबसे प्रभावित अंग है हमारी आंखें, यानी हानिकारक विकिरण
जो हानिकारक विकिरण होता है, ये प्रश्न आएगा कि हानिकारक विकिरणों से हमारे शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। हानिकारक विकिरणों से हमारे शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो हमें टिक किस पर लगाना है? हमारी आँखें। हमारी आँखें, हमारी आँखें हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। अब चलिए पॉइंट नंबर 12 की तरफ। रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे खतरनाक माना जाता है। कौन सा प्रदूषण? रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब प्रश्न कैसे बनेगा? कौन से प्रदूषण को सबसे खतरनाक माना गया है? नंबर ऑप्शन 1 है वायु प्रदूषण, ऑप्शन 2 ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन 3 मृदा प्रदूषण, ऑप्शन 4 रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो सबसे खतरनाक किस पर टिकाएंगे? रेडियोधर्मी प्रदूषण पर। किस पर? सबसे खतरनाक कौन सा प्रदूषण है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं? एसिड रेन। यानी एक तरह से है बरसाई, वर्षा का रूप है। तो अम्ल वर्षा यानी वर्षा में एसिड आ गया। कहाँ से आ गया? जो खतरनाक गैस निकल रही हैं, कहाँ आ रही हैं? जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे खतरनाक माना गया है। ये निकलती है वाहन से, धुएं से। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कहाँ जा रही है? वायुमंडल में। और जितनी गैसें सब कहाँ जा रही है? खतरनाक गैसें सब वायुमंडल में जा रही हैं। अब वर्षा में क्या होता है? ये ऊपर जा करके गैसें और वायुमंडल के जल में, यानी बात जो होता है ना, जाती है वर्षा, भाप, वेपर, उस वेपर मिल जाती हैं। ये गैस कहाँ मिल जाती हैं? सारी वेपर में। और जब बारिश होती है तो सारी गैस जो वेपर मिल गई हैं वो सब एसिड बन जाता है। ऊपर पानी एसिड बन जाएगा तो सब मिलके जो गिरती हैं, तो इसी बोलते हैं एसिड रेन। जैसे ताजमहल है, ताजमहल हमारा पीला क्यों हो रहा है? ताजमहल का पीलापन क्यों है? क्योंकि जो हमारी गैस निकल रही है उसके आसपास, ठीक है ना, तो वहाँ से वो जाती है और वहाँ पर एसिड बन करके नीचे गिरती हैं, तो इसलिए ताजमहल पीला हो रहा है। जैसे पास में आपके आगरा पास में मथुरा है, मथुरा रिफाइनरी है। तो मथुरा रिफाइनरी बहुत बड़ी रिफाइनरी है, तो कितना बड़ा उसमें, तो मथुरा रिफाइनरी की गैस का प्रभाव ही है जो ताजमहल हमारा पीला होता जा रहा है। अब अंदर पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। क्या है? अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाना। यानी SO2 है, ये वायुमंडल में जाकर के जल से क्रिया करके क्या बना लेती है? H2SO4 बनाता है। तथा वर्षा के साथ धरातल पर गिरना ही अम्ल वर्षा है। यानी कहना चाह रहा है जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यानी SO2, ये जाती वायुमंडल में, और वायुमंडल में वहाँ जल होता है, नमी होती है, बादल मतलब पानी, तो क्रिया करके SO2 गैस उस पानी से वायुमंडल के पानी क्रिया करके बना लेती है H2SO4। उसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और वही जब वर्षा से गिरता है तो उसमें कहते हैं एसिड रेन। ये अम्ल वर्षा है। इसके अलावा एक गैस और भी है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रोजन, 2 का मतलब डाई होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओपर ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उत्तरदायी है। ताजमहल का पीला पड़ना अम्ल वर्षा का ही प्रभाव है। तो ध्यान रखिए, अम्ल वर्षा में जो मेन गैस जो उत्तरदायी है, एक तो होगी SO2 और दूसरी होगी आपकी NO2। दो कौन सी हो गई? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा NO2। लगभग एक सी लगभग S और N का फर्क है, SO2 और NO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों गैसें आपकी अम्ल वर्षा की उत्तरदायी हैं और सबसे ज्यादा उत्तरदायी है आपकी SO2। अब अगला पॉइंट चलते हैं, जीवाश्म ईंधन। कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन। किसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन? जो करोड़ों वर्षों से जीव जंतु पर जो पेड़ पौधे सब दब गए, और दब के जब करोड़ों सालों लाखों सालों बाद वो करोड़ किस्म हो गए, कोयला बना, पेट्रोल बना। यानी जो जमीन में जो हमारे खनिज तत्व हैं वो सारे जीवाश्म हैं, ठीक है ना, वो हमारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जो हमें खोदे जमीन से निकाले जाते हैं वो कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। कोयला है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? ये जमीन से निकलती है। तो जो जमीन दबे हैं वो सारे क्या हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म मतलब जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए करोड़ों साल पहले, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के इन पेट्रोल और कोयले में चेंज हो गए।
तो जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, कोयला, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन हैं। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी हैं। यानी एक तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्रश्न आएगा जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? तो अगर ऑप्शन में पेट्रोल, कोयला, डीजल इनमें से कोई एक आ जाए तो टिक लगा देंगे। यानी जो जमीन से हम निकालते हैं, कोयला जमीन से निकलता है, पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, डीजल जमीन से निकलता है, तो जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं मशीन द्वारा उन्हें कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो ये, लेकिन इनका क्या है, इनका हानिकारक प्रभाव है कि इनको जलाने से, कोयला जलाने से, पेट्रोल जलने से कौन सी गैसें होती हैं? इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी हैं। यानी इन जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन होता है। अगला पॉइंट 15, जैव विविधता। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता को कहते हैं बायोडायवर्सिटी। इस शब्द का प्रयोग सबसे किसने किया? इसका प्रयोग किया ईओ विल्सन ने। किसने किया? ईओ विल्सन। किसका प्रयोग? जैव विविधता। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग ईओ विल्सन ने किया। अब पॉइंट 16 की तरफ चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का संबंध प्रश्न आता है, पहले पढ़ते हैं तो बताएं क्वेश्चन क्या बनेंगे इसमें। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों में कौन होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, तीसरी मेथेन यानी CH4, चौथी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पांचवी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये 5 गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। तो ग्लोबल माने पूरा वर्ल्ड यानी पूरी अर्थ, कहते हैं ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब जो पूरे वर्ल्ड का, जो पूरी दुनिया का मॉडल है उसे बोलते हैं ग्लोब, जो मेजर रखा जाता है। तो ग्लोब से बनेगा ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरा ग्लोब गर्म, वार्म माने गर्म होना, वार्मिंग माने गर्म होना, तो पूरा ग्लोब गर्म हो रहा है। यानी इसका मतलब ये पूरे पृथ्वी का, पूरा वर्ल्ड का पूरा तापमान क्या है? बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या हुआ? पहला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किससे है? तो पहला बना पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से। किससे है? ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किससे है? पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार हैं? तो ये जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैसें। दूसरा क्वेश्चन बन गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार हैं। अब तीसरा, ग्रीन हाउस गैसों में कौन गैसें आती हैं? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, किसी भी गैस का नाम एक अलग गलत दे देंगे, बाकी सब सेम दे देंगे। तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन गैस होती हैं? कुल 5 थी। पहली कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले जो कि हम निकालते हैं, जो मनुष्य अपनी, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो लेते हैं और CO2 निकालते हैं। तो जो हम निकाल रहे हैं वो जो हम निकाल रहे हैं वो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन उत्तरदायी है। जो हम गैस निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उससे गर्मी बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्यों? जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी। तो पहली होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 कैसे बना? C फॉर कार्बन, 2 को बताता है, 2 को मतलब डाई। ये केमिस्ट्री में गिनती होती है। 1 को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंटा, 6 को बोलते हैं हेक्सा, 7 को बोलते हैं हेप्टा, 8 को बोलते हैं ऑक्टा, 9 को बोलते हैं नोना और 10 को बोलते हैं डेका। ये केमिस्ट्री गिनती है एक तरह से माना जाए। तो जैसे O के 2 हैं तो 2 को होता है डाई, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। O कितने? O के कुल कितने परमाणु? 1। O का 1 है। 1 क्या बताया था मैंने? मोनो। 1 को मोनो, 2 को डाई, तो क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। वहाँ 2 थे O के, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया नाम। या O का 1 परमाणु है तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 को मोनो, 2 को डाई। तीसरा मेथेन। मेथेन में 1 कार्बन परमाणु की 4 तरफ 4 हाइड्रोजन होते हैं यानी CH4, 1 कार्बन और 4 परमाणु हाइड्रोजन के। तीसरा CH4, चौथा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
और पांचवी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मुख्य हैं। तो 5 गैसें आपकी ये ग्रीन हाउस गैसों में के लिए ये जिम्मेदार हैं। अब पॉइंट 17 आ गया आपका। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों में CO2 को सर्वाधिक उत्तरदायी माना गया है। कहने का अर्थ यह है जो ग्लोबल वार्मिंग में कुल 5 गैस उत्तरदायी हैं। कौन कौन सी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तीसरी आपकी CH4 मीथेन, चौथी CFC और पांचवी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इन पांचों में भी सबसे ज्यादा अगर आई है कि कौन सी एक गैस जिम्मेदार है, तो वो गैस जिम्मेदार है जो हम सांस से बाहर निकाल रहे हैं। कौन सी गैस निकाल रहे हैं बाहर? हम निकाल रहे हैं CO2। तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार है। ये कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सर्वाधिक उत्तरदायी माना जा गया है। उत्तरदायी पांचों में, लेकिन पांचों में जो CO2 है उसको सर्वाधिक उत्तरदायी माना गया है। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 18। सबसे अधिक वायु प्रदूषक और दम घोंटू गैस कौन सी है? यानी गैस तो काफी हैं जो हानिकारक हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रदूषक क्या जी? सबसे अधिक प्रदूषक और सबसे दम घोंटू, जिस दम घोंटू मतलब जिससे सांस लेने में भी दिक्कत आए, वो गैस कौन सी है? तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। C फॉर कार्बन, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, एक को बोलते हैं मोनो, बताया था, एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई। तो एक कार्बन है तो कार्बन हो गया, और O का एक परमाणु है तो एक मतलब मोनोऑक्साइड, तो नाम बना कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जो CO सबसे हानिकारक और प्रदूषक और दम घोंटू गैस है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 19 की तरफ। देखिए वैसे सब सभी जानते हैं, लेकिन ये फिर थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। मनुष्य क्या करता है, यानी हम लोग, चाहे दिन हो और चाहे रात हो, मनुष्य चाहे दिन हो चाहे रात हो ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, चाहे दिन हो चाहे रात। लेकिन पौधे दिन में अलग काम करते हैं और रात में अलग काम करते हैं। दिन में काम क्या करते हैं, मान लो हमने ऑक्सीजन ली और CO2 निकाल ली, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे दिन में हम जो निकालते हैं वो लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, उस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। तो एक तरह से ये चक्र चलता रहता है। हमने ऑक्सीजन ली, CO2 निकाली, और CO2 पेड़ ने ले ली, और फिर पेड़ ने ऑक्सीजन निकाली, उसके द्वारा निकली ऑक्सीजन को हमने ले ली। इस तरह दिन में मनुष्य का पेड़ चक्र चलता रहता है। लेकिन रात में पेड़ पौधे उल्टा करते हैं। उल्टा क्या? रात में पौधे ऑक्सीजन लेने लगते हैं और CO2 निकालने लगते हैं। ये इसीलिए कहा जाता है कि हमको रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पौधे CO2 निकालते हैं जब हमको चाहिए ऑक्सीजन। अब हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमको मिल रही है CO2, तो नुकसान होगा, सीधी बात है। तो बस यही है कि जो हम ये ध्यान रखिए, हम जो दिन में करते हैं, हम जो करते हैं उसका अपोजिट पौधे, उसका सेम पौधे रात में करते हैं। यानी दिन में ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन रात में ऑक्सीजन पेड़ पौधे लेने लगते हैं। तो बस यही है पॉइंट 19वां। मनुष्य दिन रात ऑक्सीजन लेता है और CO2 निकालता है, जबकि पौधे दिन में CO2 लेते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं, किंतु रात्रि में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। यानी हम जो काम करते हैं वही पौधे रात में करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट नंबर 20 की तरफ। मगरमच्छ व घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? किनके लिए? मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ आपने देखे होंगे ज़्यादातर, एक साथ घड़ियाल न देखा हो। तो मगरमच्छ और घड़ियाल की संरचना में बहुत फर्क नहीं है। बस घड़ियाल क्या बोलते हैं कि उसके थूथन पर, उसके आगे मुंह पर एक घड़े की संरचना होती है, छोटी सी उभरी हुई, इसलिए उसे कहते हैं घड़ियाल। लगभग मगरमच्छ की कैटेगरी मान लीजिए उसको। तो मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, यानी कौन सी नदी है उसमें मगरमच्छ और घड़ियाल बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं? तो नदी में दो हैं, एक तो चंबल नदी, कौन सी? चंबल नदी, और दूसरी सोन नदी। दो नदियां हैं, एक चंबल नदी और एक सोन नदी। दोनों नदी मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए पॉइंट नंबर 21 की तरफ। डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध नदी, यानी डॉल्फिन को तो
मानव के फ्रेंडली माना गया है ही। तो डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? डॉल्फिन मछली है, उसके प्रसिद्ध नदी है गंगा नदी। कौन सी? अपनी माँ गंगा, यानी गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, यानी गंगा में डॉल्फिन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 22 की तरफ, आहार श्रृंखला। इससे एक क्वेश्चन इसमें निश्चित आता है। आहार श्रृंखला क्या है कि सबसे पहले क्या हो, पेड़ पौधे हैं। क्या है? हरे पेड़ पौधे, हरे हरे पौधे। हरे पौधों को खा जाते हैं कौन? शाकाहारी जंतु। शाकाहारी बोलते हैं जो कि पेड़ पौधों पर अपना जीवन व्यतीत करें, पेड़ पौधे को ही खाएं केवल। तो हरे पौधे खाते हैं शाकाहारी जंतु, और शाकाहारी खा जाते हैं मांसाहारी जंतु। यानी हरे पेड़ पौधे कौन खाते हैं? शाकाहारी जंतु। शाकाहारी बोलती है, मतलब शाक माने शाक सब्जी, यानी हरे पौधे। तो शाकाहारी यानी हरे पौधे कौन खाते हैं? शाकाहारी जंतु। और शाकाहारी जंतु खा जाता है मांसाहारी जंतु। जैसे हिरन है, हिरन क्या खाता है? पत्तियां खाता है, हरे पौधे खाता है हरे। और हिरनों को खा जाता है शेर। ठीक है ना? और भी कुछ हो सकता है, मांसाहारी दूसरा हो सकता है। सीधी बात है कि हरे पौधे हमारे कौन हैं? उत्पादक हैं, यानी हरे पौधे उत्पादन कर रहे हैं स्वयं। ठीक है ना? वो किसी डिपेंड नहीं है, वो स्वयं ही उत्पादक हैं, यानी उत्पादन कर रहे हैं अपने खुद का। लेकिन हरे पौधों को जो खा रहा है शाकाहारी जंतु जैसे हिरन, तो हिरन क्या है? वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उपभोग करे किस चीज का है। तो पौधे तो किसी का उपयोग करते नहीं है, वो तो स्वयं डिपेंड है अपने ऊपर। लेकिन जो शाकाहारी जंतु हैं वो उपभोक्ता, यानी उपभोग करने वाला। वो किसका उपभोग करते हैं? हरे पौधों का। तो इन्हें कहा गया है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। यानी कहने होता यह है, जो शाकाहारी जंतु हैं, जितने भी शाकाहारी जंतु हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, उन सबको कहा गया है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। और शाकाहारी खाए जाते हैं मांसाहारी जंतु, जैसे शेर खा गया शेर, तो शेर को कहा गया है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जो मांसाहारी हैं, मांसाहारी को कहते हैं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, और शाकाहारी को कहते हैं प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। और हरे पौधे कहा जाता है उत्पादक। तो इन पर प्रश्न आ जाता है, चार ऑप्शन दे देंगे, बताइए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है। एक दे देंगे शेर या चीता, और बाकी दे देंगे 3 शाकाहारी। हमें टिक लगाना है शेर पर। या उत्पादक कौन है? तो उसमें हरे पौधे, हिरन, शेर, मेंढक, छिपकली। तो हरे पौधे कौन, उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। उत्पादक के हरे पौधे हैं, बाकी सब उपभोक्ता हैं। यानी कोई शाकाहारी खा रहा है और कोई मांसाहारी, कोई मतलब मांसाहारी शाकाहारी खा रहा है और कोई शाकाहारी पौधों खा रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका पूरी सीरीज क्लियर हो गई कि जो मांसाहारी जंतु हैं वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। यानी हिरन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, और शेर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और हरे पौधे उत्पादक हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 23 की तरफ। बाघों की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर राज्य किस प्रदेश को कहा जाता है? टाइगर राज्य किस प्रदेश को कहा जाता है? वो कहा जाता है एमपी, यानी मध्य प्रदेश को। अगला पॉइंट 24, सर्वाधिक वन किस प्रदेश में है? प्रश्न आता है, सर्वाधिक वन किस प्रदेश में है? तो सबसे ज्यादा वन एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में हैं। और वनों संबंधित 2 आंदोलन हुए अब तक, मेन आंदोलन 2 आंदोलन। पहला आंदोलन चिपको आंदोलन, और दूसरा आंदोलन अपिक्को आंदोलन। चिपको आंदोलन तो आपने पढ़ा भी होगा, कई बार सुना भी होगा, लेकिन अपिक्को नहीं सुना होगा। अपिक्को वो भी आंदोलन था। तो वनों संबंधित 2 आंदोलन है, एक है चिपको आंदोलन और दूसरा है अपिक्को आंदोलन। और चिपको आंदोलन के लिए फेमस हस्ती का नाम पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो चिपको आंदोलन का संबंध कौन से है? सुंदरलाल बहुगुणा से है। तो चिपको आंदोलन क्यों पड़ा, इसका नाम, इसके संबंध में थोड़ी बात है कि जब ये सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ये पर्यावरण के प्रकृति प्रेमी थे, ये नहीं चाहते थे पेड़ पौधे काटे जाएं। तो इन्होंने एक ग्रुप बना रखा था, एक समूह अपने ऐसे व्यक्तियों का जो उनकी समान विचारधारा रखते थे कि पेड़ पौधे या जंगल कटने नहीं चाहिए। तो जब भी कोई काटने आता था, कोई भी सरकारी या प्राइवेट संस्था, तो इनके ग्रुप के लोग
पेड़ पौधों एक श्रृंखला बना करके पेड़ों से चिपक जाते थे। यानी 10 पेड़ हैं तो पेड़ की तना पकड़ के ऐसे चिपक जाते थे। अब जो पेड़ चिपके होंगे तो किसी हिम्मत नहीं है कि उनको काट दे, कि उन्हें अगर उन्हें काटेगा तो उनको चोट आएगी, उनको इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। इसलिए इस आंदोलन नाम पड़ा चिपको आंदोलन, कि पेड़ के तने से ये सुंदर बहुगुणा और इनके साथ जो थे इनको मानने वाले वो सारे चिपक जाते थे और उनको वापस लौटना पड़ता था जो भी अधिकारी आते थे पेड़ काटने। तो सुंदर बहुगुणा संबंध किससे है? चिपको आंदोलन यानी पर्यावरण बचाओ। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 26। वन एवं वन्य जीव किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची। ये वो सूची है समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वैसे कुछ ऐसी सूची होती है जिस पर केवल केंद्र सरकार बना सकती है, कुछ पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये बनने वाला है वो इसी में, इस सूची में तो आता है। यानी वन और वन्य जीव, यानी वन जितने वन है और वन्य जीव समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। यानी राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। किस पर? वन और वन्य जीव पर। अगला पॉइंट है 27। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में सिर्फ पूछ लेते हैं कि जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? चार उसमें दे देंगे, जीरोफाइट्स, एक्सफाइट्स, यानी इस तरह 4 नाम दे देंगे। तो जो मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 28 की तरफ। बायोटेक सिटी किसे कहते हैं? प्रश्न आता है बायोटेक सिटी किसे कहते हैं? लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। तो बायोटेक सिटी कहा जाता है लखनऊ को। लखनऊ क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हमारे उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी? लखनऊ है। तो उसे लखनऊ क्या कहा जाता है? बायोटेक सिटी। अगला है इको स्टेट। इको, देखिए इको क्या मतलब होता है बता चुका हूं मैं। इको सिस्टम, इको मतलब पर्यावरण। कहीं अगर इको आ जाए तो समझ लो उसका संबंध पर्यावरण से होगा कहीं ना कहीं। और पर्यावरण में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो इको स्टेट किसे कहते हैं? इको स्टेट। इको माने पर्यावरण वाला स्टेट, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। और अगला है आपका टाइगर स्टेट, ये बता चुका हूं। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? ये टाइगर बहुत हैं। एमपी यानी मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बायोटेक सिटी लखनऊ, इको स्टेट हिमाचल प्रदेश और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। अगले चलते हैं पॉइंट नंबर 29 की तरफ। सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले वृक्ष कौन कौन से? पीपल है, बरगद है, नीम इत्यादि। यानी जितने भी पेड़ हैं ऑक्सीजन तो सभी देते हैं, ऐसा कोई पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है जो ऑक्सीजन न देता हो। लेकिन सर्वाधिक सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले कौन कौन से वृक्ष हैं? एक नंबर 1 पीपल, नंबर 2 बरगद और नंबर 3 नीम। और इनमें भी सबसे ज्यादा है पीपल। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है। और पौधे क्या करते हैं? और पेड़ क्या करते हैं? दिन में ऑक्सीजन देंगे लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है, कौन सा? पीपल। नोट की इस बात को। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है। यानी 24 आवर वो ऑक्सीजन ही देता है, उसका नाम है पीपल। इसीलिए हम पीपल को पीपल बाबा भी कहते हैं, यानी उसकी पूजा की जाती है। और वास्तव में पूजनीय है। जो 24 आवर ऑक्सीजन दे रहा है तो वो तो वास्तव में पूजनीय है, कि ऑक्सीजन क्या है? हमारी जीवनदायी प्राण कहते हैं प्राणवायु। इसी कारण हम जिंदा हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है। अब पॉइंट नंबर 30 पे चलते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? मैंग्रोव, ये मैंग्रोव पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव, ये मैंग्रोव वनस्पतियां हैं वो सर्वाधिक पाई जाती हैं सुंदरवन में। और सुंदरवन है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में।
तो मैग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरवन, यानी अगर वो पूछे राज्य तो पश्चिम बंगाल है, वैसे प्रॉपर जगह नाम है सुंदरवन। मैग्रोव वनस्पतियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 31 की तरफ। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरा जो भूमंडलीय तपन, यानी पूरा भूमंडल है, पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ ये तप रही है। तपन मतलब इसका टेम्परेचर में दिनों दिन बढ़ती होती आ रही है। इतनी खतरनाक गैस, हानिकारक गैसें हैं। और जो तो क्या पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी इन सब से क्या हो रहा है, ये पूरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं भूमंडलीय तपन, यानी भूमंडलीय के तप रहा है। या ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल माने ये ग्लो यानी वर्ल्ड, वार्मिंग माने गर्म होना। तो भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग का फसलों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो वो किस फसल पर पड़ता है, यानी जो गर्मी बढ़, टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी दुनिया का, उसका फसलों पर प्रभाव तो सब पे पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पड़ रहा है, ये पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ रहा है। तो वो पड़ रहा है शीतकटिबंधीय फसलों पर। किस पर? शीतकटिबंधीय फसलों पर, यानी शीत वाली फसलों पर। जैसे आपका गेहूं है, जौ है, चना है और मटर। किस पड़ रहा है? शीतकटिबंधीय फसलें, गेहूं, जौ, चना और मटर, इन फसलों पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 32 की तरफ। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बायोगैस प्लांट में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपकी मेथेन, यानी CH4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण में अक्सर देखने को मिल जाता है कि बायोगैस प्लांट में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है आपकी CH4 यानी मेथेन। अब है पॉइंट नंबर 33, कार्बन डेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। अब जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म मतलब जीवों के अश्म, यानी वे जीव जो लाखों साल पहले मर गए, दब गए, अब उनके कंकाल मिलते हैं, कहीं कहीं दबे हुए मिलते हैं। तो अब जी कैसे मालूम पड़े कि ये कंकाल कितने समय पुराना है? 100 साल पुराना, 150 साल पुराना, 1000 साल पुराना। तो उसकी समय की पता लगाने के लिए एक पद्धति से बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। इस कार्बन डेटिंग द्वारा उस जीवाश्म की जो मिला है, हमें कंकाल मिला है या हड्डी मिली है, तो ये मालूम कर लेते हैं कि हड्डी या जो अंश मिला है इसका, जीव का, वो कितने वर्ष पुराना है। 1 लाख वर्ष पुराना, 10,000 वर्ष पुराना, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो जीवाश्मों की अगर हम आयु निर्धारित करनी है, यानी जीवाश्म कितना समय पुराना है, तो उसके लिए पद्धति नाम है कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग। अब अगला है 34, सामाजिक वानिकी। ये सामाजिक वानिकी क्या है? ये सामाजिक वानिकी है, इसका मतलब क्या है? तो थोड़ा तो समझ आ ही रहा है। सामाजिक वानिकी, वानिकी मतलब वन है, थोड़ा हिंट दे रहा है कि इसका संबंध कुछ वन से होगा। वानिकी मतलब वन से। तो सामाजिक वानिकी क्या है? वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए 1976 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना। सामाजिक वानिकी क्या है कि भारत सरकार ने 1976 में किसको? वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जब वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा? हमें अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, अधिक ऑक्सीजन मिलेगी तो ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उस समस्या भी कम हो जाएगी। तो ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार ने चलाया था 1976 में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 35 की तरफ। पुष्कर झील, मोस्ट इंपोर्टेंट। पुष्कर झील कहाँ है? पुष्कर झील है आपकी राजस्थान में, ठीक है ना। तो पुष्कर जो जगह है वो भी राजस्थान में। तो पुष्कर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। और एक झील और है, उसका नाम है फुल्लर झील। क्या नाम है? फुल्लर झील। इसका नाम कम सुना होगा।
ये फुल्लर झील कहाँ है? अपने प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। तो पुष्कर झील कहाँ पर है? पुष्कर झील राजस्थान में है और फुल्लर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 36 की ओर। देख कुछ मार्क हैं, कुछ मार्क लाए जाते हैं। जैसे पहला है आपको इको मार्क। कौन सा? इको मार्क। मार्क बोलते हैं चिन्ह। मार्क माने कोई मोहर या चिन्ह। इको, इको मतलब पर्यावरण। इको का क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम यानी पर्यावरण तंत्र। तो इको मतलब पर्यावरण। तो क्लियर बात है, अगर इको आ गया तो उसका संबंध पर्यावरण जरूर होगा। तो इको मार्क क्या है? ये पर्यावरणीय शुद्धता का चिन्ह है। ठीक है ना। इको मान बता दी पर्यावरण और मार्क माने चिन्ह। यहीं से क्लियर हो गया। इको मार्क क्या होगा? ये पर्यावरणीय शुद्धता का एक चिन्ह है। दूसरा एग मार्क। ये तो आपने बहुत सुना होगा, एड में आता है कि ये मसाले एग मार्क युक्त हैं, जो मसाले हमारे एग मार्क युक्त हैं। तो एग मार्क क्या है? ये मार्क मान चिन्ह होता है। तो एग मार्क है जितनी खाद्यान्न चीज़ें हैं उनकी शुद्धता का चिन्ह है। अगर एग मार्क लगा है किसी चीज़ पर, जैसे मान लो हल्दी पैकेट है उस पर एग मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वो शुद्ध है। उस शुद्धता की पहचान एग मार्क चिन्ह है। तो एग मार्क क्या है? खाद्यान्न शुद्धता का चिन्ह। अगला है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ये आनुवांशिकता निर्धारण की प्रणाली है। क्या है? आनुवांशिकता निर्धारण प्रणाली। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे किसी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके चेहरे से, है क्या नहीं? उसके चेहरे से। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि उसका चेहरा बिगड़ जाए किसी कारणवश या कोई बिगाड़ दे, तो उसकी पहचान कैसे होगी? तो उसके क्या करेंगे? उसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। ठीक है ना। उसके डीएनए टेस्ट द्वारा यानी फिंगरप्रिंट द्वारा ही उसका पूरा डेटा निकल के आ जाएगा कि उसका नाम कहाँ है, नाम क्या है, पूरा उससे निकल के आ जाएगा डिटेल उसके बारे में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? आनुवंशिकता निर्धारण की एक प्रणाली है, यानी पितृत्व निर्धारण करती है कि हाँ जिसका अगर मतलब एक व्यक्ति का डीएनए उसके परिवार से मिलता है, यानी उसके पिता से मिल सकता है, पिता से माता से उसका डीएनए मिलता है। अगर डीएनए मिल रहा है इसका मतलब वो उसी का वो पुत्र या पुत्री है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किस में करते हैं? आनुवंशिकता निर्धारण के लिए। अगर ये रेड डाटा बुक, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? तो ये रेड माने लाल, सीधे सीधे मतलब कोई लाल किताब होगी इस तरह रेड डाटा, जिसमें लाल रंग का डाटा लिखा जाएगा, यानी कुछ ही खतरे वाली चीज़ है, यानी संकटग्रस्त जीवों से संबंधित पुस्तक है। यानी एक ऐसी पुस्तक है कि जो जीव संकटग्रस्त हैं, यानी इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, संख्या बहुत कम है, तो उनके लिए ये रेड डाटा बुक में स्थान दिया जाता है कि यह जीव संकटग्रस्त है तो इसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो रेड डाटा बुक का संबंध संकटग्रस्त जीवों से है। तो नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे कि इको मार्क पर्यावरणीय शुद्धता का चिन्ह, एग मार्क खाद्यान्न शुद्धता का चिन्ह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आनुवंशिकता निर्धारण के लिए, और रेड डाटा बुक किसके लिए है? यह संकटग्रस्त जीवों से संबंधित पुस्तक। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 37। अल नीनो क्या है? यह पूर्वी प्रशांत सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली गर्म समुद्री धारा है। यानी एल नीनो क्या है? प्रॉपर एक समुद्री धारा है, वो भी गर्म। क्या है ये? गर्म समुद्री धारा। और किस क्षेत्र में ये है? पूर्वी प्रशांत सागर क्षेत्र में। ठीक है ना। तो ये अल नीनो क्या है? अल नीनो पूर्वी प्रशांत सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली एक गर्म समुद्री धारा है। प्रॉपर अल नीनो एक धारा का नाम है, गर्म धारा का नाम। ठीक है ना। तो पहला किस पॉइंट क्लियर हो गया कि पूर्वी प्रशांत सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली गर्म समुद्री धारा है कौन? एल नीनो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 38 की तरफ। बीटी बैंगन, बीटी कपास, गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बीज हैं। ये बीज कीटरोधी तथा अधिक उत्पादकता वाले हैं।
किंतु इनका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है। भारत में इनका विरोध वंदना शिवा पर्यावरणवादी ने किया। अब इसमें मेन चीज क्या है, ये प्रश्न आता है कि बीटी बैंगन और बीटी कपास ये क्या हैं? बीटी बैंगन या बीटी कपास क्या हैं? तो ऐसे देख कर ऐसा लग रहा है कि कोई फल, कोई सब्जी है। बैंगन आ गया ना तो बैंगन सब्जी हो गई। ऑप्शन आ गया, सब्जी है, बीज है, फल है, क्या है ये? तो बीटी बैंगन, बीटी कपास और एक गोल्डन राइस, ये 3 चीजें हैं। ये बीज हैं, प्रॉपर्ली क्या है? बीज कैसे? जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, ये मतलब इनको मॉडिफाई किया गया है। ये बीज तो हैं, मैं क्या, ये सिर्फ बीज है। ये बीटी बैंगन और बीटी कपास ये बीज के नाम है और इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। और ये बीज कैसे हैं? ये कीट रोधी हैं, यानी इनके जो फल लगता है उस पर कीट नहीं आते और अधिक इसकी प्रोडक्शन भी है। लेकिन एक खास बात क्या है, इनका प्रयोग एक बार ही, कितनी बार? एक बार ही किया सकता है। इन बीजों का प्रयोग, बीटी बैंगन हो जो बीटी कपास है, इनके बीज का प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं और दोबारा फिर ये चीज करने के लिए हमको दोबारा से फिर बीज मंगाना पड़ेगा। इसलिए इसका विरोध हुआ था। वैसे क्या होता है कि हम जो चीज फल या सब्जी खाते हैं तो कुछ फल या सब्जी उस पर पेड़ पर लगी रहने देते हैं, तो पक कर क्या उसके बीज बन जाते हैं और उन बीजों का प्रयोग हम दोबारा उगाने में, सब्जी उगाने में कर सकते हैं। लेकिन ये जो जेनेटिक जो मॉडिफाइड सीड्स हैं ये केवल एक बार काम में आते हैं। एक बार तो फल या सब्जी आपकी आ जाएगी, लेकिन दोबारा के लिए आपको ये काम नहीं आएंगे, आपको दोबारा से फिर ये मंगाने होंगे। इसीलिए इनका विरोध हुआ था भारत में। तो किसने किया था? भारत में इनका विरोध वंदना शिवा। किसने? वंदना शिवा। कौन थी ये थी पर्यावरणवादी। कौन? एक पर्यावरणवादी। इसने विरोध किया था कि इस तरह तो पूरी खेती नष्ट हो जाएगी, हमें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। वैसे क्या होता है, हम एक चीज का प्रयोग करते हैं, पहले उसको सब्जी अपने ली और कुछ छोड़ देते हैं उसमें, फल उसमें, ताकि वो पक करके उसके बीज बन जाए। वे बीज फिर अगली फसल में काम आते हैं। लेकिन इन बीज को, ये बीज केवल एक बार आएंगे, दोबारा काम में नहीं आएंगे। अब चलते पॉइंट नंबर 39 की तरफ। सूर्य की ऊर्जा को हरे पौधे ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो पौधे करते क्या हैं? हरे पौधे मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को तो ग्रहण करते हैं और कन्वर्ट किसमें कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा में। यानी हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जो कि खाद्यान्नों के रूप में हमें मिलती है। ठीक है ना? जो खाद्यान्न हम अन्न खाते हैं वो क्या है? वो एक तरह से उसका बदला हुआ रूप है, यानी केमिकल जो एनर्जी है वो उसका रूप है हमारे खाद्यान्न। अब अगला है पॉइंट नंबर 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा परीक्षा में बहुत आता है कि प्रदूषित जल से होने वाले रोग बताइए। यानी गंदा पानी पीने से कौन से रोग या कौन सी बीमारी हमको हो जाती है। ऑप्शन आ जाएंगे 4 उसमें। अब हमको पहले ये मालूम होना चाहिए कि गंदा जल पीने से हमें कौन सी बीमारी होती है। एक हैजा, ये तो सबसे ज्यादा आता है, ये नंबर पर हैजा बहुत आता है परीक्षा में। एक हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, म्यादी बुखार, टाइफाइड और पेचिस। कहते हैं पेट में पेचिस हो गई है, पेट खराब हो जाता है एकदम, तो वो भी हमारा गंदे पानी पीने से होता है। ठीक है ना? कौन कौन से? प्रदूषित जल या गंदा पानी पीने से होने वाले रोग कौन कौन से? हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, म्यादी बुखार, टाइफाइड और पेचिस। अब इनको याद करने की छोटी सी ट्रिक है तप की अति मोटापे में। क्या है तप की अति मोटापे में। इसमें आपके 7 नाम आ गए। इसमें यानी याद कैसे होगा कि मोटापे में क्या होगा? मोटापे में और तो कुछ है नहीं, केवल तप करना है। तप के अलावा कुछ कर नहीं सकते। मोटा आदमी क्या कर सकता है? बैठ बैठ तप करते रहो, तो हो जाती है तप की अति मोटापे में। तो है तप की अति मोटापे में। यहां की और में साइलेंट है, बाकी सभी मतलब है फॉर हैजा, त फॉर तपेदिक, पा से पीलिया, अत्ते का पूरा बनेगा अतिसार, मुंह से बन गया, मां से बन गया म्यादी बुखार, टा फॉर टाइफाइड और पे
पेपर पेचेस। आपके 7 नाम इसमें आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। इस ट्रिक से क्या होता है कि हमें एक सीक्वेंस रहता है, बट हम भूलते नहीं है, हमको याद रहेगा हाँ इसमें ये कुल 7 थे इसमें फेमस, ठीक है ना। तो है तप की अति मोटापे में, इसमें की और में साइलेंट है, बाकी प्रत्येक वर्ड का पर एक बीमारी नाम है, ठीक है ना। है से हैजा, ता से तपेदिक, पा से पीलिया, आ से अत से अतिसार, म से मियादी बुखार, टा से टाइफाइड और पे से पेचिस, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल से होने वाला कोई रोग बताइए। इसमें कोई ऑप्शन आ जाता है तो टिक लगा दीजिए इस पर, सीधी बात। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 41 की तरफ। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में, किसमें? डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न आएगा ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका डेसिबल भी होगा, तो टिक लगाना किस पर? में डेसिबल पर, ठीक है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 42 की तरफ। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि मार्स गैस किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो कौन सी मार्स गैस? तो मार्स गैस मां पर ही है, उसका नाम है मेथेन, यानी CH4। जो मेथेन की संरचना होती है CH4 की ऐसी होती है, एक होता है कार्बन परमाणु और इसमें होते हैं 4 हाइड्रोजन के परमाणु। एक कार्बन चारों तरफ, 4 होते हैं हाइड्रोजन परमाणु। यह संरचना किसकी है? मेथेन की, CH4, ठीक है ना। तो मार्स गैस को यानी मेथेन यानी CH4 को हम मार्स गैस भी कहते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 43 की तरफ। बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट, कभी कभी ये इंग्लिश वर्ड हिंदी में कर देते हैं कन्वर्ट, या तो आ जाएगा आपका बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट। तो बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी या इसका क्या उद्देश्य था? तो मैंने बाघ परियोजना 1973, आपको 73 याद रखना है, यानी 73 में, सन 1973 में। तो बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई थी और उसका उद्देश्य क्या था? बाघों को बचाना, बाघों को बचाना, ठीक है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 44 की तरफ। हरित ईंधन, हरित ईंधन के रूप में एक उसका प्रयोग किया जाता है। किस हरित प्रश्न आता है, हरित ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? और हमारे ईंधन है, पेट्रोल है वो भी ईंधन है, डीजल है वो भी ईंधन है, कोयला भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है। लेकिन इन सब ईंधनों से क्या पॉल्यूशन होता है? धुआं निकलता है। धुआं मतलब पॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा निकलता है इसमें, जो पेट्रोल वाले धुएं से निकलता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा विषैली है। तो एक ईंधन ऐसा विकसित किया गया है, उसको बोलते हैं हरित ईंधन। हरित ईंधन यानी हरित ईंधन मतलब हरित चीज से बनाया गया ईंधन। तो हरित ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग करते हैं एथिल एल्कोहल का। किसका? एथिल एल्कोहल का। सूत्र क्या है एथिल को? एथिल मतलब C2H5, कार्बन के 2 को बोलेंगे एथ। जब कार्बन का 1 होता है तो वो बोलते हैं मेथ, कार्बन का 2 होता है उसे बोलते हैं एथ, और कार्बन 3 होता है प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट और कार्बन 5 पेंट। तो कार्बन के 2 हैं तो बन गया इसके एथ, यानी एथ। एथ से बन गया एथिल। और OH ग्रुप होता है एल्कोहल। कहीं भी OH लिखा है इसका मतलब है वो एल्कोहल समूह है। तो एथ मतलब एथिल एल्कोहल, C2H5OH। इसका IUPAC नाम भी है एथिल एल्कोहल, हम बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। जो थोड़ा केमिस्ट्री बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि इसका क्या है। ये इसका दोनों एक ही नाम है, बस एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल भी है। तो कहीं एथेनॉल आ जाए या एथिल एल्कोहल आ जाए, मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो इसका यूज करते हैं किसमें? हरित ईंधन के रूप में। तो हरित ईंधन के रूप में एथिल एल्कोहल
C2H5OH या एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 45, मक्का की खेती। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 44 आपका पॉइंट नंबर 45 से क्लियर हो गया कि हरित क्यों है एथेनॉल, क्योंकि मक्का से हम एथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। यहां प्रश्न ये आ सकता है कि एथेनॉल के लिए हम किसी खेती करें या एथेनॉल किसे प्राप्त करें। तो एथेनॉल हम के लिए हम कर सकते हैं किसकी, मक्का की खेती। तो पूरा पॉइंट हो गया आपका, मक्का की खेती के लिए एथेनॉल या एथिल अल्कोहल के लिए की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 46 पर। जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी इसी खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। क्योंकि अब जो डीजल है हमारा, पेट्रोल है डीजल है, तो इनसे क्या, इससे प्रदूषण बहुत होता है, वायु प्रदूषण, ठीक है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और हानिकारक गैस निकलती हैं। इसलिए धीरे धीरे अब चल रहे हैं हम किसी तरफ ताकि हमारा प्रदूषण कम से कम हो, यानी बायोडीजल। बायोडीजल उसे कहते हैं जो कि हमारी बायोटिक चीज़ें यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाए। तो बायोडीजल किसे प्राप्त के लिए मतलब किससे प्राप्त हो सकता है बायोडीजल? तो ये हो सकता है जेट्रोफा, पहला जेट्रोफा, दूसरा पोंगामिया और तीसरा सूरजमुखी। इन तीन खेती या इन तीन चीज़ों से हम बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। जो बायोडीजल होगा इसमें पॉल्यूशन न बराबर होगा, ये मान लीजिए आप। तो जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 47 की तरफ। फूलों की घाटी कहाँ पर है? प्रश्न आता है फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये है फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। तो सारे जितने पर्वतीय स्थल हैं, पहाड़ी स्थल हैं, सारी सुंदरता, नेचुरल सुंदरता कहाँ पर है? सब उत्तराखंड है। जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, सब कहाँ है? सब नैनीताल में ही है, सब उत्तराखंड में। तो फूलों घाटी कहाँ पर है? फूलों घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 48 की तरफ। भारत में अवस्थापित मतलब स्थापित ही मान लीजिए। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यानी राष्ट्रीय उद्यान तो अब काफी हो चुके हैं भारत में, कम से कम 12-14 राष्ट्रीय उद्यान है इस समय। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत हैं। लेकिन जो पहला मतलब स्टार्टिंग मतलब पहला बात है, पहला राष्ट्रीय उद्यान वो है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला। इसके बाद तो काफ़ी उद्यान आए, लोग 12-14 उद्यान है लगभग। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 49 की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। अब वायु प्रदूषण के लिए तो काफ़ी गैस जिम्मेदार है, बहुत सारी गैसें हैं जो कि वायु प्रदूषण करती हैं। लेकिन सबसे मुख्य, सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। यानी सर्वाधिक जो वायु प्रदूषण होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है और वो निकलता है वाहनों के जलने से। इसमें जो पेट्रोल के वाहन हैं उनसे धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख घटक है। इसीलिए अब आगे चल के इसके विकल्प में अब ये बैटरी के जितने वाहन हैं अब वो धीरे धीरे वो बैटरी आने वाले, सोलर ऊर्जा के या फिर बैटरी वाले, ताकि ये इन चीज़ों का उत्सर्जन न हो और हमारा वायुमंडल प्रदूषित होने से बच जाए। तो प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 50 की तरफ। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। कोल माने कोयला, कोल मतलब कोयला। फ्लाई ऐश मान कहते हैं धूल। फ्लाई माने उड़ने वाली, तो उड़ने वाली धूल होती है वो किस पर होती है? वो होती है कोल के दहन यानी कोयला जलाने से। कोयले के दहन मतलब कोयला जलाने से जो उड़ता है ऊपर को उसे बोलते हैं फ्लाई ऐश या उड़ने वाली राख।
तो फ्लाई ऐश कोल के दहन यानी कोयले के दहन से उत्पन्न एक प्रदूषक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 51। 51 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेयजल को यानी पीने वाले पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है, वैसे तो समर लग गई है, अब नल भी है, लेकिन टंकी में पानी पहले समर नहीं थी तब पानी आता था टंकी से। नगर में टंकी आती थी नगर पालिका की, तो नगर पालिका से पाइपलाइन बिछी होती है, तो उन पाइपलाइन द्वारा पानी हमारे घर पे आता है टंकियों में। तो अब पाइपलाइन पास में टंकी में क्या पानी बहुत भरा रहता है, और जब पानी भरा रहेगा तो गंदा हो जाएगा। तो शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो करते हैं पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर। दो चीजें हैं, एक तो क्लोरीन गैस, इसको बोलते हैं Cl2, क्लोरीन गैस का Cl2, इसको बोलते हैं क्लोरीन गैस। और दूसरा है आपका ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है ना। तो पानी को शुद्ध करने के लिए एक क्लोरीन गैस यानी Cl2 और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीच पाउडर ही होता है, उसे डाल देते हैं तो सारी गंदगी उसकी नीचे बैठ जाती है और शुद्ध पानी उसका ऊपर बना रहता है। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए एक क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 52 और 53। ये 52 53 ये दो आंदोलन हैं और एक क्वेश्चन इसमें से 100% परीक्षा में आता ही आता है। एक है आपका चिपको आंदोलन और एक है आपका नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन कह लो या कह लो नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो पहले बात करते हैं चिपको आंदोलन की। बस थोड़ा जिक्र इसका पिछली वीडियो में कर चुका हूं मैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व यानी चिपको आंदोलन ये किसने चलाया था, तो इसके जो प्रमुख जो हैं वो प्रमुख जो व्यक्ति हैं मेन वो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन आता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो हम कह सकते हैं चिपको आंदोलन से। या चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा। यानी चिपको आंदोलन और सुंदरलाल बहुगुणा ये दोनों एक दूसरे पूरक हैं, प्रश्न घुमाकर कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हैं चिपको आंदोलन के श्रीमती गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी हैं। और इसमें क्या था कि वृक्ष काटने का विरोध किया गया था। मेन जो चिपको आंदोलन था बता चुका हूं। चिपको आंदोलन क्या है, ये पर्यावरण बचाने के लिए है। पर्यावरण बचाना मतलब वृक्ष बचाना। तो जो वृक्ष इन्होंने क्या करते थे कि इनका जो ग्रुप था ये तो थी सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और भी इनके हजारों वॉलंटियर थे। ये क्या करते थे कि जब कोई पेड़ काटने आता था तो एक एक पेड़ दो पेड़ पकड़ के उससे चिपको यानी चिपको मतलब चिपक कर, ऐसे पेड़ है तो चिपक कर जाकर खड़े जाते थे ऐसे पकड़ के पेड़ को। एक अगर छोटा पेड़ एक, अगर बड़ा पेड़ है तो 2-3 मिलकर चिपक के खड़े जाते थे। अब जब पेड़ पर चिपक के खड़े हैं तो किसी भी इतनी हिम्मत नहीं है पेड़ को काट सकें, क्योंकि पेड़ काटने के लिए उनको मारना होगा, वो तो संभव है नहीं। तो वृक्ष बचाओ, वृक्ष काटने की यानी पर्यावरण को बचाने का इन्होंने बीड़ा उठाया था। तो मेन नाम इनका सुंदरलाल बहुगुणा का आता है। नाम गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं, लेकिन मुख्य नाम है इनका सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन में। अब है अगला नर्मदा आंदोलन, यही परीक्षा में आता है। इनमें कोई ना कोई आंदोलन का एक आ जाता है। नर्मदा आंदोलन क्या है, ये नर्मदा नदी है एक। तो नर्मदा आंदोलन या एक नाम और भी इसका आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। दो नाम आ जाते हैं, कभी कहते हैं नर्मदा आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसके इसके दोनों तीनों फेमस हैं। एक तो मेघा पाटेकर नंबर 1 है ही है, मेघा पाटेकर, दूसरी बाबा आमटे, तीसरा अरुंधति राय और चौथा आनंद पटवर्धन। इसमें जो मुख्य हैं आपके ये शुरू के 3 हैं, मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। किसमें, नर्मदा आंदोलन में। तो प्रश्न पाया जाता है कि नर्मदा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, 4 ऑप्शन दे देंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और चौथा मेघा पाटेकर। तो टिक लगाना आपको मेघा पाटेकर का। या फिर ये पूछ लेते हैं कि मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है। ऑप्शन दे देंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, तो हमको बताना है नर्मदा आंदोलन। तो उसमें मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और चिपको आंदोलन में
सुंदरलाल बहुगुणा अक्सर आता है परीक्षा में। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 54 की तरफ। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में पाई जाने वाली विषैली धातु कौन सी है? वो है क्रोमियम यानी Cr। यानी कहना चाह रहा है चर्म शोधन उद्योग, चर्म माने चमड़ा, चमड़ा किसका चमड़ा? पशुओं का चमड़ा। तो पशुओं के चमड़े को शोधन करने का जो उद्योग है उसमें कौन सी विषैली धातु प्रयोग होती है? उस धातु प्रयोग होती है क्रोमियम। चमड़े शोधन मतलब जैसे चमड़े जूते बनते हैं तो खाल से बनते हैं, भैंस की खाल से, तो उसका उनको शोधन करना, उनको सफाई करना उस खाल की, यानी चर्म शोधन। चर्म माने चमड़ा यानी ऊपरी खाल का शोधन, सफाई करना। तो ये उद्योग होते हैं जो 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 तो उनमें विषैली धातु प्रयोग की जाती है कौन सी? क्रोमियम यानी Cr का। अब पॉइंट नंबर 55, किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? ऐसा कौन सा ईंधन है जिसके कारण पर्यावरण में सबसे कम प्रदूषण होगा? तो देखिए प्रदूषण तो सभी से होता है, किसी से कम होगा किसी ज़्यादा होगा। जैसे पेट्रोल का प्रयोग करोगे तो पेट्रोल का, डीजल का, इनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। कोयले का प्रयोग करोगे तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण तो मोस्टली सबसे होता है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करें, किसका? हाइड्रोजन ईंधन। तो हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग होगा तो प्रदूषण तो होगा लेकिन न्यूनतम यानी सबसे कम होगा। ठीक है ना? तो ये कह रहा है किस ईंधन का प्रयोग करके पर्यावरण में न्यूनतम यानी सबसे कम पॉल्यूशन होगा। तो सबसे कम पॉल्यूशन के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए हाइड्रोजन ईंधन। अब है पॉइंट नंबर 56, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? उत्तर है क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। जिप्सम, जैसे क्षारीय मृदा का मतलब क्या है कि जो मिट्टी में गुण होता है, मिट्टी में अगर क्षारीय होगी तो क्या है वो उसमें फसल अच्छी रही होगी। तो जब मिट्टी में क्षारीयता को खत्म करने के लिए दो चीजें, एक अम्लीय और एक क्षारीय। तो मिट्टी में क्या गुण आ जाता है? मिट्टी में जो बेसिक चीजें आती हैं उसे बोलते हैं क्षारीयता, यानी बेसिक नेचर है, मिट्टी की बेसिक नेचर। तो क्षारीय मिट्टी हो जाती है तो हमारी इसमें जो फसल है वो हमारी कम होती है। तो उसको हमें सही करना है तो खेतों में क्या डालें? तो हमें खेतों में डालना है हमको जिप्सम। जो जिप्सम की बोरी आती हैं उसको हम अगर डाल दें तो मिट्टी की क्षारीयता खत्म हो जाएगी और उसमें अन्न अधिक होगा। तो जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 57 की ओर। धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिशन में देखा है। धान की खेती, धान माने आप जानते हो चावल करते हैं, चावल यानी चावल किस में निकलता है? धान में से। तो धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? वो निकलती है आपकी मेथेन गैस। कितनी इंपॉर्टेंट गैस, इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई प्रश्न का उत्तर मेथेन है, यानी CH4 है। जैसे मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को। यार मेथेन को कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस। तो एक मेथेन के और भी एक और क्वेश्चन ऑप्शन था इसका, एक ये भी आ गया कि धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो वो होगी आपकी मेथेन गैस। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 58 की तरफ। पौधे किसकी अधिकता से मुरझाने लगते हैं? तो उत्तर इसका वाष्पोत्सर्जन की। इसका क्या मतलब है? अगर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं वाष्प के रूप में जल का निकल जाना, यार पौधों में ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा यानी जल ज़्यादा निकल जाएगा तो पौधे क्या होंगे? पौधे मुरझाने लगेंगे। जैसे हमारे अंदर मनुष्य को क्या, हमारे अंदर सबसे अधिक क्या किसी मात्रा है? पानी मात्रा है। हमारा पानी किसी कारणवश अधिक वेस्ट हो जाए या पानी हम कम पी पावे या हमारा पसीने रूप में या और किसी रूप में पानी वेस्ट होता है तो हमें इतनी कमजोर हो जाएगी कि हम पर बैठा नहीं जाएगा अगर हमारे शरीर में पानी कम हो जाए तो। उसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? वाष्प धन उत्सर्जन, यानी वाष्प का निकलना। और पौधे वाष्प मतलब जल का निकल जाना। जब पौधे में वाष्प में जल निकल जाएगा सारा तो क्या होगा? पौधे हमारे मुरझाने लगेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। और 59 में है परावैंगनी यानी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है?
वो है आपका फाइकोसाइनिन। कौन सा आपका? फाइकोसाइनिन। देखिए जिस प्रकार अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सूर्य से, उससे हमें नुकसान पहुंचता है? तो हमारी तो छतरी है, ओजोन लेयर है, जो हमारी पृथ्वी की छतरी कहते हैं उसे। तो वो हमारी छतरी क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा अब कर देती है। वो एक अलग बात है कि कहीं छेद हो गया है तो कुछ किरणें नीचे आ जाती हैं, लेकिन हम अधिकांश बचे हुए हैं अभी तक। उसी तरह अल्ट्रावायलेट से हमारे पादपों यानी पौधों को भी नुकसान होता है। जिस तरह हमें नुकसान है अल्ट्रावायलेट से रेज से, उसी प्रकार पौधों या पादपों को भी अल्ट्रावायलेट रेज से बहुत नुकसान है। तो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक क्या है? रक्षा करने वाला वर्णक जो रक्षा करता है पौधों किससे? यूवी से। वो है, उसका नाम है फाइकोसाइनिन। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 60 की ओर। गंधक वर्षा क्या है? गंधक वर्षा है अगला। अभी थोड़ी इससे पहले हमने पढ़ा चुके हैं आपको अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो भैया जो एसिड रेन है वही गंधक वर्षा है। जो एसिड वर्षा है और गंधक वर्षा में कोई अंतर नहीं है। गंधक वर्षा क्या है? वायु प्रदूषण के कारण वर्षा के जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का गिरना गंधक वर्षा कहलाती है। यही चीज में थी एसिड रेन में। तो गंधक वर्षा क्लियर हो गई। वायु प्रदूषण के कारण वर्षा के जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का गिरना ही गंधक वर्षा कहलाती है, और यही एसिड रेन में भी था, अम्ल वर्षा में। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि थोड़ा सा बता चुका हूं, लेकिन और डिटेल में बता देता हूं। अब ये प्रश्न आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं। दो तरह प्रश्न आ सकते हैं। और प्रश्न आता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, या ये पूछेगा कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो जितनी ग्रीन हाउस गैस है वो सर याद कर लीजिए। अगर उस लिस्ट में नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर लिस्ट में है तो ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी ओजोन यानी O3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जलवाष्प यानी पानी यही है, मेथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कुल कितनी होगी? 6 गैसें हैं तो और भी, लेकिन 6 मुख्य गैसें हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इन ग्रीन हाउस गैसों को याद कैसे रखा जाए? तो छोटी ट्रिक मैंने अभी बनाई, तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल इसी क्वेश्चन पर ट्रिक बनाई है ये। ओ कान्हा जल में खेलो, यानी यशोदा मां अपने बेटे कृष्ण जी से कह रही हैं। कृष्ण जी क्या कहते थे? कान्हा। उनसे यशोदा मां अपने पुत्र श्री कृष्ण से कह रही हैं, हे कान्हा जल में खेलो, यानी बच्चे पानी वैसे भी खेलते हैं। तो ओ कान्हा जल में खेलो, तो खेलो जो है वो खा भूल जाती हैं, और खा की जो है वो का उनके मुंह से निकल जाता है का। तो क्या बोलती हैं? ओ कान्हा जल में केलो। खा की जगह का इस्तेमाल करती हैं, वो भूल जाती हैं। तो ओ कान्हा जल में केलो। अब इसमें आपके 6 इसमें गैस आ गई हैं आपकी, देखिए। ओ फॉर ओजोन O3, का फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ना फॉर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जल तो जलवाष्प है ही आपका, मैं फॉर मेथेन, और खेलो जो केलो मतलब किलो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षाओं में किसी किसी रूम आ जाता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं और कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बस याद रखना है, ओ कान्हा जल में केलो, ओ ओजोन, का कार्बन डाइऑक्साइड, ना नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मेथेन, किलो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप देखो 2-3 ट्रिक मैंने बताई हैं। बारस की बताई है, और उसके बाद कवक की बताई है, इसकी की और बताई है। ये लगभग 3-4 ट्रिक हो गई। आप इन ट्रिक को लिख करके और सारे जब निकाल लें, ऐसा नहीं कि इसमें क्यों देख ही लें, 2-3 बार देखें इससे पहले, फिर इसको इस ट्रिक को लिख करके और 6 नाम लिखें, फिर मिलाएं कि मैंने सही लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है
और हाँ, हम अक्सर गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, 2-3 याद रहती है, लेकिन कभी 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 क्या करता है, ग्रुप में पूछ लेता है। ग्रुप बना दिया उसने, बताओ कौन सी ग्रीन गैसें हैं? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प, एथेन। यानी इस तरह मतलब 3-3 4 ग्रुप दे देता है। तो उस ग्रुप में क्या होगा, अगर आपको 6 क्लियर हैं तो ग्रुप में से छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी एक पूछता है, लेकिन कभी कभी ग्रुप में देता है, 3-3 गैस करके 4 ऑप्शन दे दिए उसने, ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3, यानी अलग अलग ग्रुप बना देता है। आपको यार 6 भी अगर याद हैं तो आसानी से आप कर लेंगे। और ये ट्रिक मैंने अभी इतनी बढ़िया बनाई है, आपको 6 गैस आपको याद हो जाएंगी। अगला है पॉइंट 62, जैव मंडल के 3 घटक। जैव मंडल के कुल कितने घटक हैं? 3 घटक। पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल और तीसरा वायुमंडल, यानी जमीन, पानी और वायु। ये तीनों मंडल किसमें आते हैं? ये तीनों मंडल आते हैं हमारे जैव मंडल में। अब चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और देखो, अंतिम क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक बार बता दें कि इसमें चैप्टर 11 चल रहा है आपका। इसके बाद चैप्टर 12 चलेगा, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, वो भी रिकॉर्डिंग में चल रहा है। और फिर इसके बाद एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 13। यानी 2 चैप्टर के बाद आपकी साइंस खत्म हो जाएगी। इसके बाद देखिए, यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, यदि वास्तव में मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को आप लाइक तो करते ही हैं, लाइक भी करें, उसको शेयर करें। भाई शेयर करेगी, शेयर करो आप। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। तो उससे क्या, ये सब हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर ये सब चीज़ होती है तो हमें और अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए, और अधिक मेहनत करें। हमें कमेंट करें, हमें ये बताएं कमेंट में कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, या कमी कर रहे हैं तो किस में कमी है, हम आप ये सुधार कर सकते हैं। आप अगर इस तरह कमेंट करेंगे तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी होगी। और देखिए, ये चैप्टर आपका साइंस आपका खत्म होने वाला है। और वीडियो ये सब मेरा चैनल ही मेरा लगभग 2-2.5 महीने पुराना है अभी। तो शुरुआत मैंने साइंस से की है। इसके बाद फिर लूँगा इंग्लिश के बाद फिर लूँगा मैथ, यानी मुझे ही सब पढ़ाने, ठीक है ना। तो अगर आपका रेस्म अच्छा रहेगा तो कृपया करके उसे आप लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। अब चलते हैं इस चैप्टर 11 के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का अंतिम प्रश्न। वह निष्क्रिय गैस जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है। यानी निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस क्या कौन सी होती है, पर ये समझा दें आपको। निष्क्रिय गैसें वे होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती। नाम ही है निष्क्रिय, निष्क्रिय कोई क्रिया करती नहीं है। निष्क्रिय के लिए एक वर्ड और है, उसको बोलते हैं अक्रिय। अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें और अक्रिय गैसें एक ही बात है। और कौन सी अक्रिय गैसें हैं? जो आपकी आवास आरडी है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जानते होंगे आवास आरडी। तो आवास आरडी में जो अंतिम वर्ग है, जो अंतिम लास्ट आपका जो है अंतिम पट्टी, वो आपकी अक्रिय गैसों की है। कौन सी आपकी? हीलियम, सबसे ऊपर आता है ना He, हीलियम, यानी हाइड्रोजन के जस्ट सामने हीलियम है आवास आरडी में। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन, यानी 6 आपकी क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, ये 6 गैसें आपकी अक्रिय गैस कही जाती हैं। यानी ये वे गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती। तो जो गोताखोर जिसका प्रयोग करते हैं, गोताखोर यानी गोताखोर किसे किसे कहते हैं? जो गोता लगाते हैं अंदर, जो सिलेंडर पीछे रख के और गोता लगाकर समुद्री चीजों के नीचे खोज करते हैं, उन्हें बोलते हैं गोताखोर, यानी समुद्री गोताखोर। तो ये प्रयोग करते हैं किसका? हीलियम का। सबसे पहली गैस अक्रिय गैसों की लिस्ट में पहली गैस आपकी हीलियम ही है, यानी He, हीलियम का प्रयोग करते हैं अक्रिय गैस का। वैसे अक्रिय पूछा है इसलिए केवल जिक्र किया मैंने हीलियम का। वास्तविकता में क्या है कि हीलियम जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम के साथ ऑक्सीजन, हीलियम प्लस O2 का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो अक्रिय गैस के साथ में हीलियम अक्रिय गैस है और प्लस ऑक्सीजन, यानी अक्रिय गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण ये समुद्री गोताखोर करते हैं, ठीक है ना। तो केवल निष्क्रिय गैस पूछ रहा है तो हीलियम हो ही गई। अगर टोटल गैस पूछा है कि किसका गैस का यूज किया जाता है, तो होगी आपकी हीलियम और ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 11 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल RK सत्स मंत्रा को सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।